Good morning, ninth class. Now we start the new topic, that is reconstruction, page 59. और हमने बात की थी कैसे 1933 में जो हिटलर है और उनकी जो पार्टी है नाजीज़ पार्टी, वो कैसे उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, कैसे हिटलर जो है वहाँ की सबसे सुप्रीम जो पावर है, हाईएस्ट जो अथॉरिटी है, चांसलरशिप, वो उन्होंने गेट की। और देन उनके बाद में उन्होंने इंटरनल जो पावर्स थी उसको अपने फेवर में ले लिया। अपने जितने भी एनिमीज़ थे उनको पुलिस और सीक्रेट जो एजेंसीज़ है उनके थ्रू जो कंसंट्रेशन कैंप और टॉर्चर जो कैंप्स है उनके थ्रू उनको अपने जो पाथ से हटा दिया। अब जब इंटरनली जर्मनी में नाज़िज़्म जो है वो पूरी तरह से सेटल्ड हो चुका था, अब हिटलर का जो फोकस था वो अपने आसपास के जो एरियाज़ है, फॉरेन जो कंट्रीज़ है, उस पे अब उन्होंने फोकस किया। और जर्मनी में जो है पॉलिटिकल पावर को एक बार ऑक्यूपाई करने के बाद में, जर्मनी के बाद में अब हिटलर का जो फोकस था वो इकोनॉमिक रिकवरी पे था। और इसके लिए उन्होंने अपने जो है एक इकोनॉमिस्ट है उनको ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले दिया। हॉलमार्क जो है हॉलमार्क जो शॉक्ट है, ये एक इकोनॉमिस्ट है, इनको ये एम दिया गया कि किस तरह से जर्मनी को इकोनॉमिक जो है ये क्राइसिस है इससे रिकवर करना है। शॉक्ट जो है इन्होंने फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट है इस पे फोकस किया। उस समय स्टेट फंडेड जो क्रिएशन वर्क्स चल रहे थे, गवर्नमेंट जो है वो फंड दे रही थी, उस फंड में जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था। तो गवर्नमेंट का पहला जो एफर्ट्स ये थे कि सभी जो पर्सन्स हैं उनको फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए प्लस फुल प्रोडक्शन भी हो जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक नॉर्मल जो पर्सन है वो 8 आवर्स वर्क कर सकता है, तो जो नॉर्मली जो पर्सन्स उनको 8 आवर वर्क मिल जाए उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। और फुल प्रोडक्शन का मतलब है जो इंटरनल डिमांड है, डोमेस्टिक हमारी डिमांड है कंट्री की, वो अगर हम लोग जो है इंपोर्ट नहीं करके हमारी टोटल इंटरनल डिमांड्स को हम लोग अपने आप जो उसको फुलफ़िल कर लेते हैं तो वो फुल प्रोडक्शन है। यानी अभी जो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो जर्मनी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उस कंडीशन में हमें उन्हें वो इंपोर्ट करना पड़ता था। इनका ये एफर्ट्स थे कि गवर्नमेंट जो फंडेड जो प्रोग्राम्स है उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट और फुल जो प्रोडक्शन है इस एम को अचीव किया जाए। यही रीज़न है कि ये जो प्रोग्राम्स है इसके थ्रू जर्मनी के जो सुपर हाईवेज़ है, फेमस सुपर हाईवेज़, और वहाँ की जो वर्ल्ड वाइड फेमस कार कंपनी है जो है वॉल्क्सवैगन, ये इसी टाइम पीरियड में तैयार हुई थी। जैसे हमारे यहाँ पर 1984-85 में राजीव गांधी के समय में हमारे यहाँ उनको जो है कंप्यूटर जो रिवॉल्यूशन का इंडिया में उनको फाउंडर माना जाता है। और प्लस हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट लेवल की जो कंपनी थी मारुति प्लस एम्बेसडर, वो इसी समय में लॉन्च की गई थी। मारुति जो है वो उस समय सरकार का एम था कि लोगों तक, आम इंसानों तक सस्ती गाड़ी पहुंचाई जाए, यानी वो एक आम इंसान भी खरीद सके। सेम वैसा ही जो है ये एम लेके जो है वॉक्सवैगन जो है ये कार स्टार्ट की गई। तो ये कुछ अचीवमेंट्स है इस टाइम पीरियड में हैं। और इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है और इंटरनल जो पॉलिसीज़ है इसमें हिटलर को काफ़ी क्विकली काफ़ी सक्सेस मिला। और इससे जो है उनमें काफ़ी जो है मोटिवेशन भी मिला और वो काफ़ी उनको प्राउड हुआ। अब उन्होंने जो है वो लीग ऑफ नेशन, देखिए अभी यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले लीग ऑफ नेशन था। इस लीग ऑफ नेशन से 1933 में जर्मनी ने अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि जर्मनी जानता था कि उन्हें अब जो है डिक्टेटरशिप की तरफ चलना है। और ऐसी कंडीशन में लीग ऑफ नेशन में एज ए मेंबर अदर जो मेंबर्स है यूरोप के, वो उसको वहाँ पर प्रेशराइज्ड करते।
उनको प्रेशराइज़ करते कि उनकी जो कंडीशंस है उसको वो फॉलो करें। और जर्मनी को ये पूरा यकीन था कि लीग ऑफ नेशंस से हमारे जो कंट्री इंटरेस्ट है उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसलिए 1933 में उन्होंने लीग ऑफ नेशंस से अपने आप को अलग कर लिया। देन उन्होंने अपने जो राइन लैंड है 1936 में जो फ्रांस के कंट्रोल में था, ये राइन लैंड सबसे इम्पोर्टेंट था अपने कोल और आयरन ओर के लिए, ये फ्रांस से उन्होंने वापस रीऑक्यूपाइड कर लिया। देन उनके बाद में उन्होंने अपने पास में जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में काफ़ी जर्मन्स जो है, जर्मन रेसेस जो पर्सन्स है, सिटीजन्स है, वहाँ पर रहते थे। उस ऑस्ट्रिया को भी उन्होंने 1938 में उसको इंटीग्रेट कर दिया, जर्मनी में मिक्स कर दिया विद अ स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, यानी उसको वो ऑस्ट्रिया को जर्मनी का ही पार्ट मानते थे क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी जर्मन्स लोग रहते थे और उनको यही जो स्लोगन है वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर के तौर पे ऑस्ट्रिया को जर्मनी में ऐड कर लिया गया। और उसके बाद में उनके जस्ट पास में चेकोस्लोवाकिया है, एक कंट्री है पॉलिटिकली और जो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक कंट्री है, उसका एक जो प्रोविनेंस है सडेटनलैंड, यहाँ पर भी काफ़ी जर्मन स्पीकिंग पर्सन्स है। इन्होंने जो वेस्ट में चेकोस्लोवाकिया उससे सदर्टनलैंड को पहले जीता, सेम इसी पॉलिसी के थ्रू वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, और देन उनके बाद उन्होंने पूरे चेकोस्लोवाकिया को ग्लोबल्ड जीत लिया, कब्जा कर लिया चेकोस्लोवाकिया पे। तो शुरुआती ये जो विन है, ये जो अगर देखें इनके जो जीते हैं जीत ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया विदाउट किसी जो है ऑब्स्टिकल के, तो इससे जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हिटलर। अब उनको पता था कि उनको जो है इससे उनकी जो पावर है, मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर जो है वो काफ़ी इससे जो है वो इनको स्ट्रेंथ मिली। और ऐसे समय में अगर देखें तो उस समय तक यूरोप में सबसे नंबर 1 जो पावर थी वो इंग्लैंड थी, अपने नेवी और रॉयल एयरफोर्स पे के बेस पे सबसे पावरफुल कंट्री थी उस समय तक इंग्लैंड। और इंग्लैंड अभी तक इस पूरे जो सिनेरियो में अपने आप को इसने दूर रखा है। इंग्लैंड ये मानता था कि जर्मनी के साथ में जो भी वर्सली जो ट्रीटी हुई है, जो वर्डिक्ट है, उसमें जो भी एग्रीमेंट्स हुआ था वो उसके अगेंस्ट था। वो काफ़ी हर्श थी, काफ़ी हार्ड थी और ऐसा जर्मनी के साथ में नहीं होना चाहिए था। उनका ये मानना था इंग्लैंड का कि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए था। यही रीज़न है कि इंग्लैंड ने जब जर्मनी ने इस तरह के कुछ वर्क किए तो इंग्लैंड ने अपने आप को उससे दूर रखा, इसमें किसी तरह का उसने इंटरफेयर नहीं किया। जब ये क्विक सक्सेस जब जर्मनी को मिली, हिटलर को होम में, डोमेस्टिक अंदर विद इन कंट्री कहें या जो एब्रॉड में, इससे अब जो है उनको अब ये विश्वास हो गया कि अब हमारी जो कंट्री वो काफ़ी पावरफुल है और हमें और फर्दर अपने जो पावर से उसको गेन करना चाहिए। हिटलर यहाँ रुकने वाला नहीं था, वो आगे और अब उन कंट्रीज़ पे वो इफ़ेक्ट डालना चाहता था जिनका जो पॉलिटिकली अगर देखें तो काफ़ी जो है डोमिनेंस था, वो काफ़ी पावरफुल भी थी और अदर सपोर्ट्स भी थे उन कंट्रीज़ के पास में। यानी अगर उन कंट्रीज़ पे अटैक करते हैं तो इससे अदर जो कंट्रीज़ है उसका भी इन्वॉल्वमेंट होने के चांस बढ़ जाते। ऐसे समय में जो इकोनॉमिस्ट है साक्ट, उन्होंने एडवाइस दी कि आपको अभी इस समय तक जो है जर्मनी को वॉर में बिलीव नहीं करना चाहिए, अपने ये जो वॉर ऑक्यूपाइड जो पॉलिसीज़ है इसको अभी स्टॉप कर देना चाहिए। क्योंकि अभी तक अगर हम लोग देखें तो हमारा जो जर्मनी का जो बजट है वो डेफिशिएट बजट है। डेफिशिएट बजट का मतलब होता है जब आपके एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम होते हैं तो डेफिशिएट। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर मीन्स बैलेंस्ड फाइनेंसिंग, और जब इनकम ग्रेटर दैन एक्सपेंडिचर होता है तो सरप्लस फाइनेंसिंग। तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब है अभी घाटे का चल रहा है, अभी सरकार घाटे में है, हमारे पास पैसे की कमी है गवर्नमेंट को, और ऐसे समय में आप वेपन्स और वॉर पे अगर खर्च करेंगे तो हमारी सिचुएशन वीक होगी। ये जो कॉशियस और ये जो सतर्क और इस तरह के एडवाइस जो थी वो जर्मनी में इसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी।
उन्होंने जो शॉक्ड है उनको वहाँ से रिप्लेस कर दिया, उनको उनके जो पोस्ट से उनको हटा दिया गया। और जो हिटलर था उसका ये एम था कि हम जो है अदर जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, अदर जो कंट्रीज़ और एरियाज़ है उनको हमें ऑक्यूपाइड करना होगा, ताकि इससे हमारे जो रिसोर्सेज है वो हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज़ होंगे। और उस कंडीशन में हम लोग जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस की जो सिचुएशन है, हमारे यहाँ पर जो डेफिशिएट फाइनेंसिंग है, पैसे की जो कमी, उसको हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। और इसका एक ही तरीका उनको नज़र आ रहा था, वो था टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करना, एक्सपेंशन, ताकि उनके जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज़ हो सके। और इसी थिंकिंग के साथ में सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। पोलैंड अगर देखें तो उस समय तक पोलैंड जो है एकदम सेंटर में है। पोलैंड के जो पॉलिटिकल रिलेशन भी काफ़ी कंट्रीज़ के साथ में है। पोलैंड उस समय तक काफ़ी जो है उनकी साउंड सिचुएशन थी। पोलैंड को जब उन्होंने जीत लिया जर्मनी ने, इसी के साथ में फ्रांस और इंग्लैंड के लिए ये अलार्मिंग स्टेज थी। उनको अब ये समझ में आ गया था जब ये पोलैंड पे अटैक हुआ है तो अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो फ्रांस और इंग्लैंड है। और इसी के साथ में फ्रांस और इंग्लैंड ने जो है वो जर्मनी के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दिया। जर्मनी के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट होने पे जर्मनी ने भी अपने आप को जो है इससे प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने एलाइज बढ़ाने के लिए ट्रिपेट्रेट जो पैक्ट है 1940 में, ये जो ट्रिपेट्रेट जो पैक्ट है, इसके थ्रू उन्होंने जर्मनी और जापान से एक पैक्ट यानी संधि, एक दोस्ती कर ली, समझौता कर लिया। और इससे जो है अब हिटलर को इंटरनेशनल जो क्लेम है उसमें भी फ़ायदा हो गया, यानी अब उसके सपोर्टर्स बढ़ गए थे। अगर वो कुछ ऐसे कुछ अटैक्स करता है तो उसको इंटरनेशनली इस तरह के सपोर्ट मिल जाएगा, तो उसके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल था। और इससे पावर गेन होगी, ये जो बड़ी कंट्रीज़ है इनका ये जो ग्रुप बनेगा, और इसके थ्रू इन्होंने अपने आसपास के जो कंट्रीज़ थी वो लेस पावरफुल थी, वहाँ पर उन्होंने एक पपेट गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश कर दी। ये जो पपेट गवर्नमेंट्स थी, आसपास जो वीक कंट्रीज़ थी वहाँ पर वो नाजीज़ जो जर्मनी उसके सपोर्टिव्स थी, किसी भी तरह का कोई भी डिक्टेटरशिप से रिलेटेड कोई भी अगर स्टेप्स लिए जाते थे तो वो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं देते थे। और इस तरह से उनको अगर देखें तो मौन स्वीकृति मिल रही थी। और इस तरह से ये जो अलायंसेस बनने के साथ ही जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसकी स्टार्टिंग शुरू हो गई। 1940s तक हिटलर जो है वो पैनिकल ऑफ हिज पावर, अपनी पावर के चरम उत्कर्ष पे था। सबसे ज़्यादा सबसे पावरफुल जो सिचुएशन हिटलर की अभी थी। अब उसने जो टारगेट किया अपने लॉन्ग टारगेट के थ्रू, अभी एट प्रेजेंट वो फर्स्ट जो फ्रंट है, यानी अभी वो वेस्टर्न यूरोप में एंगेज्ड है जर्मनी। और साथ साथ में ऐसे ही समय में हिटलर ने ईस्टर्न यूरोप की तरफ रुख किया। उसका ये मानना था कि जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, वहाँ पर काफ़ी लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पर सरप्लस लैंड है, और वहाँ पर जो जर्मन जो सेटलमेंट है, जर्मन जो पॉपुलेशन है, उनको भी वहाँ पर सेटल्ड किया जा सकता है। और इकोनॉमिकली भी देखें और जो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो एरिया है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जर्मनी को प्रोटेस्ट कर पाए, उसको डिफीट कर सके। इसलिए साथ ही साथ में ऐसे समय में उन्होंने जो ईस्टर्न यूरोप है उस पर भी उन्होंने उसकी तरफ कूच किया। पोलैंड को जीतने के बाद में नेक्स्ट यूक्रेन था। यूक्रेन को उन्होंने जीत लिया। यूक्रेन को जीतने के साथ ही जो सोवियत यूनियन है, यानी अभी जो रशिया है उसका जो ओल्ड नेम है, सोवियत यूनियन को अब ये पता चल चुका था कि ये मेरे लिए अलार्मिंग स्टेज है। यूक्रेन के बाद में अब उनका जो नेक्स्ट टारगेट हम होंगे। इसी के साथ में सोवियत यूनियन ने भी अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली। सोवियत यूनियन जो है इस समय तक काफ़ी वीक था, और जर्मनी को ये पूरा विश्वास था कि हम लोग विद इन 2 या 3 मंथ में हम लोग पूरे जो सोवियत यूनियन है इसको जीत लेंगे। और इसी के साथ में जो हिटलर ने अपनी जो कूच है वो सोवियत यूनियन की तरफ की, और यही जो हिस्टोरिकल ब्लंडर हुई हिटलर के लिए, उसके लिए एक सबसे बड़ा जो उसकी भूल हुई, उसका रीज़न ये था कि एक तरफ तो वो अपने आप में इंगेज था इंग्लैंड के साथ में, उन्होंने बहुत जल्दी फ्रांस को जीत लिया था, लेकिन उस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पावर थी इंग्लैंड।
और इंग्लैंड अपने जो है रॉयल एयरफोर्स और नेवी के लिए फेमस था, जबकि जर्मनी अपने आर्मी के लिए। लेकिन अगर आप मैप में देखें तो इंग्लैंड जो है वो यूरोप के जो मेन लैंड है उससे काफ़ी दूर है, उसको इंग्लिश चैनल सेपरेट करता है। इसलिए जो जर्मनी की जो आर्मी थी वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी डायरेक्ट अटैक कर पाने पे इंग्लैंड पे, क्योंकि इंग्लैंड थोड़ा दूर था। ऐसे समय में इंग्लैंड अगर देखें तो इंग्लैंड की एयरफोर्स और नेवी जो है काफ़ी पावरफुल थी, और जर्मन एयरफोर्स और नेवी इसको बीट नहीं कर सकती थी। इसी का फ़ायदा लेकर वेस्टर्न साइड में इंग्लैंड जो है लगातार कंटिन्यूसली इसके ऊपर बमबारी कर रहा था, वहाँ से लगातार उनको नुकसान हो ही रहा था। और ऐसे समय में सोवियत यूनियन के साथ में उन्होंने जो मोर्चा खोला है, सेकंड फ्रंट खोला, वो उनके लिए दिक्कत हो गई। इनका जो एस्टिमेट था विद इन 2-3 मंथ में हम लोग कवर कर लेंगे, वैसा पॉसिबल नहीं हो पाया। उनकी जो सबसे बड़े जो 2 सिटीज़ थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, उनका विश्वास था कि हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग उन्होंने जीत लिया बहुत जल्दी से, और सेंट पीटर्सबर्ग के बाद में वो मॉस्को की तरफ मार्च किए, और मॉस्को से पहले जो है स्टालिनग्राड ये जगह आती है, वो स्टालिनग्राड को जीतना चाहते थे। लेकिन स्टालिनग्राड पे जाने से पहले तक जो है सोवियत यूनियन ने अपने आप को काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर लिया था। अपने आप को फोर्सली रिक्रूट किया गया, यंगस्टर्स को आर्मी में एक अच्छी आर्मी बनाई गई, रेड आर्मी बनाई गई, और उनको पता था कि अगर ये स्टालिनग्राड हमारे हाथ से चला गया तो मॉस्को भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इस तरह से रशिया ने अपनी पूरी जो पावर थी वो स्टालिनग्राड को बचाने में लगा दी, और यही कारण था कि जो वो सोच के चल रहे थे जर्मन आर्मी की वो विद इन 2 और 3 मंथ में जीत लेंगे, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। वॉर थोड़ा लंबा चला, और उसके बाद में जो है रेनी सीज़न, और उसके बाद में एक लंबा जो कोल्ड विंटर पीरियड स्टार्ट हो गया। विंटर पीरियड हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, साइबेरिया और ये जो एरिया है रशिया में विंटर काफ़ी हार्ड होता है। ऐसे कंडीशन में विंटर काफ़ी लंबे ठंड के समय में अगर देखें तो उसके हिसाब से सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी वो काफ़ी ट्रेंड थी, और जर्मन जो आर्मी उनको लंबे समय से यहाँ पर जो फंसे रहने, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड के कारण उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और पीछे से जो बैक सप्लाई थी फूड और इनकी मेडिसिन्स की और वेपन्स की वो प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। यही रीज़न है कि वो ज़्यादा समय वो स्टालिनग्राड में जर्मन आर्मी रुक नहीं पाई। उन्होंने स्टालिनग्राड को जीत तो लिया था, लेकिन रेड आर्मी के दोबारा अटैक करने पे जर्मन सोल्जर्स को हाउंडेड यानी वहाँ से लौटना पड़ा, वहाँ से छोड़ना पड़ा, रिट्रीटिंग यानी वहाँ से भागना पड़ा। और एक बार जब वहाँ से वो भागने शुरू हुए जर्मन आर्मी, तो वो कहीं भी टिक नहीं पाए, और जो रेड आर्मी वो लगातार उनका पीछा करती रही, और तब तक पीछा करती रही जब तक वो बर्लिन में न घुस गई, जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन। और इस तरह से जो हिटलर है, जर्मनी को हराने में सोवियत यूनियन की भी बहुत बड़ा रोल था, और इसी के साथ में ईस्टर्न यूरोप में जो सोवियत यूनियन एक बड़ी पावर बन के है। आज भी अगर देखें तो नॉर्दर्न एशिया और जो ईस्टर्न जो यूरोप में आज तक सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके अभी तक जो है इस पूरे एरिया में रशिया नंबर 1 है, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। इसी समय एक और जो सबसे बड़ी पावर थी यूएसए, वो अपने आप को इससे अलग करके चल रहा है, क्योंकि यूएसए जो है अगर देखें तो ये सब जो है किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम ये सब यूरोप में है, और यूएसए यूरोप से काफ़ी दूर था, और वो इसमें इंगेज नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो इसमें इंगेज होकर उसने काफ़ी बड़ी जो कीमत चुकाई है, और उसको काफ़ी लंबे समय तक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझना पड़ा। इसलिए वो इस वॉर से अपने आप को बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी लंबे समय तक वो अपने आप को वॉर से दूर नहीं कर पाया, क्योंकि उसके जस्ट पास में एक नई जो पावर इमर्ज हो रही थी, दैट वाज जापान। ये जापान जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा था। जापान ने हिटलर और उनके साथ में ट्रिपैट्रिट जो पैक्ट किया, इसके साथ ही जो है वो यूएसए के लिए ख़तरा बन चुका था। और इस पूरे एरिया में अगर हम लोग देखें, एशिया में ये नंबर 1 बनना चाहता था, और उनको सबसे ज़्यादा जो फियर था वो यूएसए से था, जापान को। पूरे पैसिफिक की बात करें, और ये जापान भी जो है वो अपने नेवी के बेस पे इस पूरे एरिया को कवर करना चाहता था।
और उस समय तक अगर हम देखें तो ये पूरा पैसिफिक एरिया है, उस पैसिफिक एरिया में पूरा जो कंट्रोल था वो यूएसए का था। ऐसे समय में अगर उनको रशिया पे एशिया में अपना कंट्रोल करना है, जापान को तो डिफीट करना बहुत ज़रूरी था यूएसए को। यही रीज़न है उसने सडनली वहाँ के जो उनके जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्बर, एक पोर्ट बंदरगाह है पर्ल हार्बर, इस पे अटैक कर दिया। इस पे सडनली अटैक करने से जो यूएस जो नेवी है उसको काफ़ी डिफीट हुआ। इससे उनकी जो है एक ही रात में जो उनके ऊपर अटैक हुआ, एक ही रात में अटैक होने से उनकी 20% जो नेवी जो थी स्ट्रेंथ वो कम हो गई। उनको 20% उनकी जो नेवी है उस ख़त्म हो चुकी थी। और जापान को देखें तो उसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यूएसए को इस कंडीशन में इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा इस वॉर में। लेकिन यूएसए जानता था कि इसने एक ही वार में, जापान ने हमारे एक ही वार में हमें 20% हमारे लॉस पहुंचाया है। और अगर हम लोग ऐसी कंडीशन में अगर मैं वॉर करूंगा तो हमारा जो वॉर है वो काफ़ी लंबा चलेगा, वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। जितना लंबा चलेगा वॉर, उससे हमारी जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो भी बढ़ेगा। और प्लस हमारे जो है सोल्जर्स का तो लॉस होना ही है, साथ में जो ये भी नहीं कह सकते कि इसमें हम लोग जो है वो विनर रहेंगे, ये भी कहा नहीं जा सकता था। तो ऐसी कंडीशन में उनके पास में एक सबसे बड़ा जो वेपन था दैट इज़ एटम बॉम्ब। उस समय तक यूएसए ने एटम बॉम्ब बना लिया था और वो उसका ट्रायल करना चाहता था। और उसके लिए एक सबसे बड़ा ऑप्शन था कि ऐसे समय में वो जापान पे ये इसका ट्रायल करें और अपने सबसे कम जो है नुकसान पे जापान को डिफीट कर दें। और ऐसा ही हुआ। यूएसए ने नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब गिराए और उसी के साथ में जापान ने अपने आप को सेकंड वर्ल्ड वॉर से अलग कर दिया। और उधर जो जर्मनी था, एक तरफ सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ से इंग्लैंड और यूएसए, दोनों तरफ से वो घिरा हुआ था और लगातार उसकी जो आर्मी वो डिफीट होती गई। और ऐसी कंडीशन में 1945 में हिटलर ने अपने आप को अपने आप को शूट करके सुसाइड करके, इसी के साथ में जो है जर्मनी और ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है इसकी जो है एंडिंग हो गई। थैंक यू।